अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 23 जुलाई। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम ने मुल्की बरामदात को सालाना 60 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ दे दिया। बरामद कुनंदगान के मसाइल 2 हफ्ते में हल करने की हिदायत। सनतों के लिए सस्ती बिजली का जामे मंसूबा मांग लिया। अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मुल्क में मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला। तुर्कमानिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। वजीर खारजा इसहाक डार की तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। 50 अरब रुपया इकट्ठा करने के लिए नई रिटेलर्स इनकम टैक्स स्कीम 42 शहरों में नाफिज। FBR ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम का ऐलान कर दिया। पानी सर से गुजर चुका, सारी सनतें बंद होने का खदशा। IPPs को अदायगियों का फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। ताजिर रहनुमाओं ने मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता 2 साल में बिजली की मद में 2000 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाल लिए गए। ढाका समेत बांग्लादेश के तमाम शहरों में आज हालात पुरसुकून रहे। आम तातील और कर्फ्यू बरकरार। इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस बंद। गजा फिर लहूलुहान। खान यूनुस पर हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 81 हो गई। मुतादिद जख्मी इलाज से महरूम। अमरीकी सदर बाइडन सदारती दौड़ से दस्तबरदार। कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक। पाकिस्तान शाहीन की बांग्लादेश 1 और 4 रोजा टेस्ट मैच में 148 रन से शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आजम ने 3 साल में मुल्की बरामदात को सालाना 60 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वजारत तिजारत और मुतल्लिका इदारे 3 साल में बरामदात के 60 अरब डॉलर के हदफ के लिए इकदाम करें। गुज़िश्ता माली साल मुल्की बरामदात 30 अरब डॉलर से ज़्यादा रही थी। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत IT बरामदात 3.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं, जो खुश आइंद है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को बरामद कुनंदगान के मसाइल आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म का कहना था कि सनतों के लिए बिजली की लागत को कम करने के लिए वजारत बिजली एक जामे मंसूबा दे और ज़रई बरामदात में इजाफे के लिए वजारत फूड सिक्योरिटी सूबों के साथ मिलकर सर्विसेज की बेहतरी के लिए काम करे। पाक फौज ने अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 21 और 22 जुलाई की दरमियानी शब जिला दीर में पाक अफगान बॉर्डर पर नकलो हरकत देखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करते हुए दरअंदाजों का मुहासरा कर लिया। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान से मुतवातर अपने बॉर्डर को महफूज बनाने का मुतालबा करता आया है। तवक्का है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकेगी और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। इससे कबल 16 अप्रैल 2024 को शुमाली वजीरिस्तान के ज़िला गुलाम खान के इलाके स्पिनकई में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश में 7 दहशतगर्द मारे गए थे। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी सरहदें महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 4 बड़े मनसूबों की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले कर दी। वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्कियों के खिलाफ हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी इंतजामात पर नजर सानी करते हुए उन्हें मजीद सख्त बनाने का फैसला कर लिया है।
4 बड़े मंसूबे मेहमन डैम, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट K4 और दियामीर भाषा डैम की सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल तौर पर फौज के हवाले कर दिए गए हैं। पाक बहरिया ने 22 जुलाई को नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरेन में तब्दीली की तकरीब के दौरान मशरिक़ वस्ता में मैरीटाइम सिक्योरिटी की कसीरुल कौमी टास्क फोर्स की कमान संभाल ली। रॉयल कैनेडियन नेवी कैप्टन कॉलन मैथ्यूज ने कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 150 की कमान पाकिस्तान नेवी के कमोडोर आसिम सोहेल मलिक के हवाले की। कॉलन मैथ्यूज ने जनवरी में कमान संभाली थी। कमोडोर आसिम सोहेल मलिक ने कहा कि कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान संभालना एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा कि खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए और इस बावकार जिम्मेदारी को मौसर तरीके से निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान 13वीं बार CTF 150 की कमान संभाल रहा है। वाज़ेह रहे कि CTF फरवरी 2002 में कायम की गई थी, जो 5 ऑपरेशनल टास्क फोर्सेज में से एक है और खलीज अरब से बाहर मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस करती है। फोर्स में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और न्यूजीलैंड के बाशिंदे शामिल हैं। मुल्क में मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला किया गया है। काउंसिल को मजीद फाल बनाने और फैसलों में तेजी लाने के लिए सरमायाकारी सहूलत काउंसिल डिवीजन कायम कर दिया गया है। इस फैसले से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के रूल 3 के तहत नए डिवीजन के क़याम की मंजूरी दे दी है। ये नया SIFC डिवीजन काबीना सेक्रेटेरिएट के तहत काम करेगा। इससे कबल SIFC प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन के तहत काम कर रही थी। नए डिवीजन के क़याम का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 42 शहरों में छोटे दुकानदारों के लिए 100 से 10,000 रुपए तक माहाना फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया गया है, जबकि FBR ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम का ऐलान कर दिया है। वजीर खजाना की मंजूरी से FBR ने मुल्क भर के 42 शहरों तक तोसी के लिए ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 का इजरा कर दिया। मार्केट की कीमत के लिहाज से रिटेलर्स की दुकानों पर टैक्स लगाया जाएगा, जो कम से कम 100 रुपए से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपए माहाना तक मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक टैक्स न देने वालों की बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने में तेज़ी लाई जाएगी। सरमायाकारी पर टैक्स नादहिंदगान की 35% टैक्स की कटौती की जाएगी। उन्हें बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनसे गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 200% टैक्स वसूल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। फ्लोर मिल्स ने 7 घंटे में हुकूमत को एडवांस टैक्स वापस लेने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की सदारत वफाकी वजीर बराए मुआशी उमूर आहद चीमा ने की। हुकूमत ने आयद एडवांस टैक्स हड़ताल के 7 घंटे बाद ही वापस ले लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर की फ्लोर मिल्स मामूल के मुताबिक काम करेंगी। फ्लोर मिल्स पर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 153A लागू नहीं होगा, जबकि मिल्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा फरोख्त करेंगी। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान बिजली के बुनियादी टैरिफ में फ़ी यूनिट 22 रुपये 53 पैसे तक का तारीखी इजाफा किया गया है। 2 साल में 2000 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाल लिए गए। जुलाई से अक्टूबर 2022 बिजली के फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 91 पैसे और जुलाई 2023 में 7 रुपये 50 पैसे तक इजाफा किया गया। जुलाई 2023 में फ़ी यूनिट 3 रुपये 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज भी आयद किया गया और जुलाई 2024 में बुनियादी टैरिफ की मद में फ़ी यूनिट बिजली 7.12 रुपये तक महंगी की गई, जिसके बाद घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। 2 साल में बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में इजाफा 25 रुपये 76 पैसे बनता है। बिजली सार्फिन पर 2 साल में 2000 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डाला गया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में फ्रीडम फाइटर्स की औलाद के लिए 30% कोटे के खिलाफ एहतजाज में मजीद तेजी आ गई। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने सूरत हाल बेहतर होने तक कर्फ्यू हटाने से इनकार कर दिया है। तुलबा मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद के लिए मुआफ़ी का मुतालबा भी किया है। ताहम गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने 2018 में ख़त्म किया जाने वाला कोटा बहाल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को यह फैसला गैर कानूनी करार दे दिया था।
پرتشدد واقعات کے نتیجے میں اب تک 163 افراد جاں بحق اور 500 سے زائد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ملک بھر میں کرفیو نافذ اور انٹرنیٹ کی بندش برقرار ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے انٹرنیٹ اور جامعات کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم حسینہ واجد نے صورتحال بہتر ہونے تک کرفیو ہٹانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرتشدد مظاہروں کی ذمہ دار اپوزیشن جماعتیں ہیں۔ غزہ کے علاقے مشرقی خان یونس میں تیسری بار زمینی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ بمباری سے بچنے کے لیے انخلا کرنے والے درجنوں فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزارت صحت غزہ کے مطابق مشرقی خان یونس میں رہائشی عمارتوں اور بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری سے 81 نہتے فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فضائی حملے اور توپ خانے کی گولہ باری انخلا کے حکم کے چند منٹ بعد شروع ہوئی۔ فلسطینی شہری دفاع کے مطابق انخلا کے نئے حکم سے غزہ میں 4 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ غزہ پر جارحیت میں اب تک کم از کم 39,000 سے زائد افراد شہید اور 89,818 زخمی ہو چکے ہیں۔ شہید اور زخمیوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین کی ہے، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر ہو کر خیمہ بستیوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کے لیے تعاون کو مسلسل بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ چین کے نائب وزیر اعظم نے ماسکو میں روسی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کی سطح کو مستقل بنیادوں پر بڑھانے کے لیے روس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم نے مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے روس کے ساتھ روابط کو مضبوط بنانے اور علاقائی تعاون کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ روس نے گزشتہ رات یوکرین کی جانب سے کیے گئے حملے کو ناکام بناتے ہوئے حساس علاقوں میں آمد و رفت اور پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ روز یوکرین کے 85 ڈرون مار گرائے گئے۔ حکام کے مطابق بحیرہ اسود کے علاقے میں گرائے گئے ڈرون کے ملبے سے آئل ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ روس نے شدید حملوں کی لپیٹ میں آنے والے 14 علاقوں میں داخلے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ پابندیاں ان علاقوں پر لاگو ہوں گی جہاں آپریشنل صورتحال انتہائی مشکل ہے۔ نئے حکم نامے کے تحت علاقوں کے باہر چوکیاں قائم کی جائیں گی، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بائیڈن کی جانب سے صدارتی انتخابات سے دستبردار ہونے کے بعد کیملا ہیرس نے صدارتی الیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ ہیرس نے صدارتی امیدوار کی انتخابی مہم کے پہلے خطاب میں ڈیموکریٹس کی جیت کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیلیفورنیا میں بطور پروسیکیوٹر اور اٹارنی جنرل خدمات انجام دیتے ہوئے ہر قسم کے مجرموں کا مقابلہ کر چکی ہوں۔ ہیرس نے $81 ملین سے زیادہ فنڈز جمع کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک روشن مستقبل پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈیموکریٹس کی اکثریت نے کیملا ہیرس کو بہترین صدارتی امیدوار قرار دیا ہے۔ کیملا ہیرس اگلے ماہ ہونے والے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے قبل ہی اکثریت حاصل کر کے موزوں ترین امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ پاکستان شاہینز نے بنگلہ دیش اے کو 4 روزہ ٹیسٹ میچ میں 148 رن سے شکست دے دی۔ سی ایرینا میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان شاہینز نے بنگلہ دیش اے کو جیتنے کے لیے 428 رنز کا ہدف دیا۔ مہران ممتاز اور شاہنواز دھانی کی عمدہ بولنگ کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی ٹیم 279 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ مہران ممتاز نے 84 رنز کے عوض 4 اور شاہنواز دھانی نے 57 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان شاہینز نے اپنی پہلی اننگز 467 رنز اور 3 کھلاڑی آؤٹ ہونے پر ڈکلیئر کی تھی، جس میں محمد حریرہ 218 اور کامران غلام 100 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا 4 روزہ ٹیسٹ میچ جمعے کو اسی گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔